हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट मंथ से हम लोग फाइनल अकाउंट के चैप्टर को मतलब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के चैप्टर को बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे थे स्टूडेंट। ठीक है, जितना भी थियोरेटिकल पार्ट था एक प्रैक्टिकल सम को करने से पहले वो पूरा का पूरा हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि आज मेरे सारे स्टूडेंट्स पहला सम करने की कैपेसिटी रखते हैं। मतलब उन लोगों ने इतना जान लिया है कि वो लोग आराम से अब फाइनल अकाउंट के जितने भी सम्स है वो सारे के सारे अच्छे से सॉल्व करने की पोजीशन में आ गए हैं। ठीक है, अब हम लोग जो आपके टेक्स्ट बुक का पहला सॉल्व एग्जाम्पल है स्टूडेंट वो देखेंगे जो कि पेज नंबर 24 पर है। ठीक है, मैं बहुत स्लो जाऊंगा। ये जो फर्स्ट सम है वो बहुत ज़्यादा समय ले सकता है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि ये सारा सम हम अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो फर्स्ट इलिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर बताया है दया और क्षमा पार्टनर्स है, दो पार्टनर्स है। इन लोगों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताए हैं 1:1 मतलब इक्वल। ठीक है, कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस और अगर हो रहा है यहाँ पर इस पार्टनरशिप फर्म को तो दोनों पार्टनर्स उसके इक्वल हिस्सेदार है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस आगे ये लोग बोल रहे हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो हम लोगों को यहाँ पर स्टूडेंट सॉल्यूशन के अंदर दो स्टेटमेंट्स बनाने हैं। पहले स्टेटमेंट कंप्राइजेज द फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्राइजेज ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो एक बैलेंस शीट है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है स्टूडेंट कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ये ईयर एंडेड के लिए और बैलेंस शीट जो होता है वो बनता है एज ऑन मतलब किसी भी साल में सॉरी किसी भी साल में हम लोगों को जो परचेजेस है, सेल्स है या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो किसी भी साल के कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, लेकिन बैलेंस शीट के एसेट्स और लाइबिलिटीज ये हमेशा कैरी फॉरवर्ड होते हैं। इसीलिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड और बैलेंस शीट को लिखा जाता है एज ऑन, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर जो भी एसेट्स है जो भी लाइबिलिटीज है वो हर साल कैरी फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट के साथ में ये नहीं है। इसके अंदर जो भी लेजर्स आते हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, वो यहाँ पे ही उनके बैलेंसेस रह जाते हैं और उनसे हम लोगों को या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चलता है या फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2019 का ऑन द वेरी लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, इसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दो कॉलम्स है। पहले हम लोग इसमें क्वेश्चंस जो लेजर्स है उनको सारों को देख लेते हैं कि कौन कौन से लेजर्स कहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टॉक 1/4/2018 का है स्टूडेंट। 1/4/2018 मतलब फाइनेंशियल ईयर की पहली तारीख का ये स्टॉक है, तो इसको ओपनिंग स्टॉक बोला जाता है और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता नहीं है। तो और अगर आप लोग कोई भी स्टॉक देख रहे हो ट्रायल बैलेंस के अंदर तो वो ओपनिंग स्टॉक ही होता है स्टूडेंट। ठीक है, उसके अलावा बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल मैं आप लोगों को साथ साथ ये भी बताता जाता हूँ स्टूडेंट कि ये सारे लेजर्स कहाँ कहाँ हम लोगों को लिखने हैं, कौन से ट्रेडिंग अकाउंट से बिलोंग करते हैं, कौन से प्रॉफिट लॉस अकाउंट से बिलोंग करते हैं, कौन से बैलेंस शीट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ट्रेडिंग में आएगा। बिल रिसीवेबल जो वाला पार्ट है स्टूडेंट वो आएगा एसेट में। फिर वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस वाला पार्ट जो होता है स्टूडेंट
वो मजदूरों को दिया जाता है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और सैलरीज वाला जो पार्ट होता है वो ऑफिस के स्टाफ को दिया जाता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर, और अगर ऐसे एक साथ में 9,000 रुपया वेजेस एंड सैलरीज का बताया, तो हम क्या करते हैं, आगे वाला जो लेजर है वो देखते हैं कौन सा है। आगे वाला लेजर जो है वो वेजेस है विच बिलोंग्स टू ट्रेडिंग। तो हम लोग वेजेस एंड सैलरीज को यहाँ पर अलग नहीं करेंगे, बल्कि वेजेस एंड सैलरीज को दोनों को इकट्ठा हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिख देंगे। तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। सन्ड्री डेटर्स वाला जो पार्ट है वो करंट एसेट का है, तो इसको हम लोग एसेट में लिखेंगे। बैड डेट्स, यहाँ पर बैड डेट्स आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, तो बैड डेट्स का हम लोग एक वर्किंग बनाते हैं स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, क्या होता है वो वर्किंग, बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो बैड डेट्स है और ये नीचे वाला जो ओल्ड आरडीडी है स्टूडेंट, ये हम लोगों को ट्रायल बैलेंस में मिलते हैं ये फिगर्स। और यहाँ पर ये जो न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी है ये एडजस्टमेंट में मिलता है। तो अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था कि बैड डेट्स आया है, तो वो ये वाला बैड डेट्स है, सबसे पहले वाला। ठीक है, इसको, ये जो अमाउंट आया है बैड डेट्स का ट्रायल बैलेंस के अंदर, उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो बैड डेट्स जो पार्ट है स्टूडेंट वो प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो इसको मैं पी लिख देता हूं। अब आ गया परचेजेस। परचेजेस जो आता है वो ट्रेडिंग में आता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर परचेजेस, नेट परचेजेस बताते हैं। नेट परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे बताया जाता है, जितना भी परचेजेस आ रहा है उसमें से परचेज रिटर्न हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा मोटर कार, मोटर कार एक फिक्स एसेट होता है, तो ये एसेट का पार्ट है। मशीनरी भी फिक्स एसेट है, तो ये भी एसेट का पार्ट है। ऑडिट फीस, ये ऑडिटर को फीस दी जाती है क्योंकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करता है स्टूडेंट, उसके बाद में हम लोग इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सेल्स रिटर्न आया है स्टूडेंट, सेल्स रिटर्न हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में बताएंगे सेल्स में से माइनस करके, तो यहाँ पर मैं टी लिख देता हूँ। डिस्काउंट आया है स्टूडेंट, डिस्काउंट यहाँ पर जो आया है ये हमारा लॉस वाला डिस्काउंट है, क्योंकि डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बताए जाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो डिस्काउंट दिख रहा है स्टूडेंट वो हमारा नुकसान है, हम लोगों ने हमारे डेटर्स को ये डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाएगा। उसके अलावा बिल्डिंग आ रहा है, एसेट है, फिक्स एसेट। उसके अलावा कैश एट बैंक आ रहा है, ये हमारा करंट एसेट है। फिर 10% इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट हम लोग कभी भी करते हैं स्टूडेंट, तो वो हमारा एसेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जानना ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको 10% क्यों लिखा है। देखो स्टूडेंट, कभी भी हम लोग और अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा मकसद है उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाने का। ठीक है, अब हम लोगों ने ये 20,000 रुपये का ये जो इन्वेस्टमेंट किया है, इस पर 10% इंटरेस्ट हम लोगों को 1 साल का मिलना चाहिए। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट जो 10% इन्वेस्टमेंट है, इस पे हम लोग देख लेते हैं कि हमको कुछ इंटरेस्ट मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन हो रहा है कि ये 10% जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना स्टूडेंट, ये हमारा एक हिडन एडजस्टमेंट है। ये 10% इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है स्टूडेंट, ये एक हिडन एडजस्टमेंट है। तो ये हिडन एडजस्टमेंट के नीचे ब्रैकेट में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। हम लोगों को अब देखना पड़ेगा कि ये 10% जो इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर हमने कुछ इंटरेस्ट रिसीव किया है क्या। तो इसके लिए हम लोगों को ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में देखना पड़ेगा कि कुछ भी हम लोगों ने इंटरेस्ट रिसीव किया है या नहीं किया है। हम लोगों ने सारे लेजर्स देख लिए ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, और हम लोगों को पता चला कि ये जो 10% इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है। अब जाके ये हिडन एडजस्टमेंट बना स्टूडेंट, क्योंकि 10% इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हम लोगों ने किया है, तो हम लोगों को ये साल का कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। तो अब हमको क्या करना है, इसके ऊपर इंटरेस्ट का वर्किंग करना है। इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 10% 20,000 का 2,000 रुपीज़ आता है, और वो 2,000 रुपीज़ का हम लोगों को दो इफेक्ट बताना पड़ेगा। एक, इनकम रिसीव नहीं हुई है, फिर भी हम लोगों को मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से या फिर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से इनकम को शो करना पड़ेगा। ठीक है, रेवेन्यू रिकग्निशन, रेवेन्यू को रिकग्नाइज करना पड़ेगा। तो हम लोग इसका एक इफेक्ट 2,000 रुपीज़ का जो है इंटरेस्ट का, वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और दूसरा इस इन्वेस्टमेंट वाली जो अमाउंट है उसके अंदर हम लोग इसको ऐड करके बता देंगे
टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एडवर्टाइजमेंट, और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है पेड फॉर 9th मंथ। तो यहाँ पर ये भी एक हिडन एडजस्टमेंट बन गया है। एडवर्टाइजमेंट जो है वो इन्होंने बोला है अभी तक आप लोगों ने सिर्फ 9 महीने का पे किया है, अब हमको तो यहाँ पर पूरे 12 महीनों का खर्चा बताना है। तो 12 महीना का खर्चा बताने के लिए हम लोगों को और जो 3 महीने बच गए हैं उसका अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा और वो एडवर्टाइजमेंट में ऐड करके बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं फिर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ, एक हिडन एडजस्टमेंट दूसरा एक और आ गया है। हिडन एडजस्टमेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट कब, जब हम लोग इन लेजेस के पास पहुँच जाते तभी हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तब कैसे हिडन एडजस्टमेंट को सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा रॉयल्टीज़ आ गया। अब ये रॉयल्टी जो खर्चा है स्टूडेंट वो कौन सा खर्चा है, ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। पहले मैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट को मार्क कर देता हूँ, एडवर्टाइजमेंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, और रॉयल्टीज़ आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड के सारे लेजेस देख लिए, कौन कौन से लेजेस कहाँ पर जाएंगे, और साथ में 2 हिडन एडजस्टमेंट हम लोगों को मिले उसको हम लोगों ने हाईलाइट कर दिया है ताकि हम लोगों को याद रहे कि ये हिडन एडजस्टमेंट है। अब यहाँ पर आ रहा है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व क्या होता है स्टूडेंट, जनरल रिजर्व प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो पार्टनर्स ने लिया नहीं बल्कि वो फर्म के अंदर ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, ये पार्टनर्स को बिलोंग करता है। तो हम लोग जनरल रिजर्व को लाइबिलिटी में शो करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग इसको अभी फिलहाल पार्टनर्स को देंगे नहीं। ये पार्टनर्स को कब डिस्ट्रीब्यूट होता है, हम लोग आगे कुछ चैप्टर्स आएंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तब क्या होता है ना स्टूडेंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पूरे पार्टनरशिप फर्म का। तब ये पार्टनरशिप जो तब ये जनरल रिजर्व जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन करते वक्त हम लोग पार्टनर्स को दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा केस नहीं हो रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन जैसा। ये फर्म में ना तो कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, ना रिटायर हो रहा है, ना डेथ हो रहा है। तो ये जनरल रिजर्व को हम लोग एज इट इज़ लाइबिलिटी साइड में शो करके रखेंगे। तो ये जनरल रिजर्व हम लोग लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे। उसके अलावा आ रहा है कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट जो है हम लोग लाइबिलिटी में कैपिटल अकाउंट का वर्किंग नहीं दिखाएंगे स्टूडेंट। हम लोगों ने यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो, ये बैलेंस शीट के अंदर मैंने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखा है, लेकिन वो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर कैपिटल अकाउंट आ रहा है, कैपिटल का बैलेंसेस आ रहा है, वो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर तो क्लोजिंग बैलेंस लेके जाया जाएगा। पूरा वर्किंग करने के बाद में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को पूरा वर्किंग करने के बाद में क्लोजिंग अमाउंट जो होगा कैपिटल का वो यहाँ पर लेके जाया जाएगा। तो फिर वो ट्रायल बैलेंस का जो अमाउंट है पार्टनर्स के कैपिटल का वो कहाँ लिखूंगा, मैंने यहाँ पर सेपरेटली पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया है। मैं वो जो ट्रायल बैलेंस वाला फिगर है ना स्टूडेंट, वो यहाँ पर लाके क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में इनका बैलेंसेस आ रहा है पार्टनर्स का, तो मैं दोनों पार्टनर्स का जो कैपिटल का बैलेंस है ट्रायल बैलेंस वाला मैं यहाँ पर दया का और यहाँ पर क्षमा का लिख दूंगा। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन में और क्या बताया है, क्रेडिटर्स। अभी क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं, तो इनको एल लिख दिया मैंने। आरडीडी मैंने अभी भी आप लोगों को बताया था स्टूडेंट, आरडीडी बैड डेट्स का वर्किंग, बैड डेट्स का वर्किंग ये रहा प्रॉफिट लॉस में। मैं आपको वापस से बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था ये ऊपर वाला जो बैड डेट्स है और ये जो नीचे वाला आरडीडी है ट्रायल बैलेंस में है। बैड डेट्स हम लोगों ने देखा था ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आ रहा है, और ये आरडीडी जो है ना स्टूडेंट ये रहा यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आ रहा है। इसका हम लोग क्या करेंगे, बैड डेट्स की वर्किंग में लेस कर देंगे इसको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पे लिख दिया, ये प्रॉफिट लॉस में आएगा। सेल्स आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया हुआ है स्टूडेंट। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है ना वो अधिकतर तौर पे यहाँ पर हम लोगों को एडजस्टमेंट में बताया रहता है, लेकिन और अगर ये ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो इसके कितने इफेक्ट आएंगे, सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा क्योंकि इसकी जनरल एंट्री ऑलरेडी पास्ट है। इन लोगों ने आउटस्टैंडिंग वेजेस का एक प्रोविजन कर दिया है, तो इसका ट्रायल बैलेंस में जब आता है आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐसा, तो उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट आता है। वो हम लोग कहाँ पर शो करते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब एक्सपेंसेस पे करना बाकी है, तो ये लाइबिलिटी होएगा, तो हम लोग इसको लाइबिलिटी में डायरेक्टली शो कर देंगे, इसको वेजेस में वर्किंग नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा परचेज रिटर्न आ रहा है, ये परचेज में से लेस होएगा, तो इसको मैं ट्रेडिंग लिख देता हूँ। डिस्काउंट हमने डेबिट साइड में भी देखा था और अभी क्रेडिट साइड में भी आ रहा है, तो डेबिट साइड वाला जो डिस्काउंट है वो हम लोगों ने डेटर्स को दिया है, वो हमारा नुकसान है। क्रेडिट साइड में जो डिस्काउंट आ रहा है स्टूडेंट वो हम लोगों को मिला है, क्रेडिटर्स से मिला है, तो ये हमारा यहाँ पर गेन है, तो इसको मैं प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में शो कर दूंगा। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को ट्रायल बैलेंस धीरे धीरे समझा दिया है। ट्रायल बैलेंस को करते वक्त हम लोगों ने, पढ़ते वक्त हम लोगों ने सारे लेजेस जो है वो कहाँ कहाँ जाएंगे वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, और 2 हिडन एडजस्टमेंट आए उसको मैं हाईलाइट कर दिया है। अब हम लोग एडजस्टमेंट देखते हैं। ठीक है, हर बार जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट उसके अंदर पहला जो एडजस्टमेंट होता है वो क्लोजिंग स्टॉक का ही होता है।
क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट कहाँ पर आते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा एसेट साइड में। कोई भी एसेट आपका बच जाता है तो उसको आप अगले साल बेच देते हो, इसलिए हम लोग इसको एसेट के तौर पे शो करते हैं। ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट जो है वो डेप्रिसिएशन से रिगार्डिंग आया है। डेप्रिशिएशन मतलब रिड्यूसिंग द बैलेंस ऑफ एसेट। ठीक है ना, फिक्स एसेट्स का बैलेंसेस आप लोग रिड्यूस कर रहे हो। देयर आर वेरियस रीजन्स वाई द एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड। ठीक है, हम लोग को यहाँ पर दो एसेट्स को डेप्रिशिएट करना है, एक बिल्डिंग को और एक मशीनरी को। तो बिल्डिंग और मशीनरी को मैं एक मार्किंग दे देता हूँ स्टूडेंट। क्यों मार्किंग दे रहा हूँ ये, क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट सॉरी ये जो एडजस्टमेंट्स होते हैं ना, उसके लिए हम लोगों को जब एसेट या कोई भी जो लेजर है जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है वो जब हम लोग लिखते हैं ना स्टूडेंट, तो हम लोगों को एक लाइन छोड़नी पड़ती है। वो लाइन छोड़ के बाद में उसके ऊपर हम लोग वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने इन लोगों को हाईलाइट किया है वैसे ही मैं बिल्डिंग और मशीनरी को भी हाईलाइट कर देता हूँ। यह है बिल्डिंग और ये है मशीनरी। इन दोनों को मैंने हाईलाइट कर दिया है। क्यों हाईलाइट किया है, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट को हम लोग एडजस्टमेंट को हम लोग वर्किंग के तौर पे एक लेजर को इनर कॉलम में लिख के नीचे लाइन छोड़ के फिर इसका वर्किंग हम लोग करते हैं। ठीक है। थर्ड एडजस्टमेंट जो है वो इन्होंने बोला है कि बिल रिसिबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल। तो बिल रिसिबल जब डिसऑनर्ड हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या करते हैं हम लोग, बिल रिसिबल में से माइनस कर देते हैं और उसको डेटर में ऐड कर दिया जाता है। तो बिल रिसिबल का ये जो डिसऑनर्ड वाला एंट्री एडजस्टमेंट है उसके लिए आप लोगों को दो लेजर्स के ऊपर वर्किंग करना पड़ेगा, एक तो बिल रिसिबल के ऊपर और एक सन्ड्री डेटर्स के ऊपर। तो बिल रिसिबल को मैंने मार्किंग कर दिया और सन्ड्री डेटर्स को भी मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ। ठीक है। बिल रिसिबल डिसऑनर्ड जो है वो बिल रिसिबल में इंक्लूडेड है। तो एक बिल रिसिबल जो अमाउंट है उसके अंदर एक बिल तो डिसऑनर्ड हो गया, लेकिन फिर भी हमारा बिल रिसिबल ज़्यादा दिख रहा है। तो हम लोग को जो डिसऑनर्ड वाला बिल है वो बिल रिसिबल में से माइनस करना है, क्योंकि वो अभी ऑनर नहीं कर सकते। ठीक है ना, बैंक ने मना कर दिया, उसने डिसऑनर कर दिया। डिसऑनर करने का कोई भी रीज़न हो सकता है। ठीक है ना, वो हम लोगों को रीज़न में नहीं जाना है अभी। सिर्फ बिल रिसिबल जब डिसऑनर्ड हो जाता है तो हम लोग उसकी एक एंट्री पास करते हैं, बिल रिसिबल को लेस कर देते हैं। ठीक है ना, मतलब बिल रिसिबल को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं और सन्ड्री डेटर्स को डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं डेबिट और क्रेडिट के तौर पे नहीं समझा रहा हूँ आप लोगों को। बिल रिसिबल डिसऑनर्ड हो गया तो बिल रिसिबल को लेस कर देंगे और सन्ड्री डेटर्स को बढ़ा देंगे, ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बिल रिसिबल डिसऑनर्ड के लिए दो लेजर्स के ऊपर इसका इफेक्ट गिरता है, एक बिल रिसिबल के ऊपर, दूसरा सन्ड्री डेटर्स के ऊपर, इसलिए मैंने इन दोनों को मार्किंग दे दी है। अब फोर्थ एडजस्टमेंट जो है स्टूडेंट वो बोल रहे हैं गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया। हु इज दया? दया इज द पार्टनर इन द फर्म। ठीक है ना, दया ने ₹1000 का गुड्स ले लिया। क्यों लिया? फॉर पर्सनल यूज़, और उसको रिकॉर्ड नहीं किया था। रिकॉर्ड कर लिया होता तो ये ट्रायल बैलेंस में इसका इफेक्ट दिख जाता था, लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं किया है तो अब हम लोगों को इसका इफेक्ट दिखाना है। ट्रायल बैलेंस में अभी हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इसका जो इफेक्ट है वो हमारे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में क्या जाएगा वो बताना है। तो कभी भी और अगर एक पार्टनर गुड्स विड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। ठीक है ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि whenever the goods are moving out of the business it has to be shown in trading account का ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लोगों को ये जो गुड्स विड्रॉ किया है पार्टनर ने फॉर इस पर्सनल यूज़ वो बताना पड़ेगा। और दूसरा क्या करेगा, पार्टनर्स का जो बैलेंस है, कैपिटल का बैलेंस है, उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो पार्टनर्स के बैलेंस को रिड्यूस करने के लिए ये ड्राइंग का जो दूसरा इफेक्ट दिखाया जाएगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो गुड्स विड्रॉ हुआ है इसके लिए मैं किसी को इफेक्ट हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में कोई भी लेजर को पर्टिकुलरली हाईलाइट नहीं किया जाता है। ठीक है, अब राइट ऑफ ₹1000 एज बैड डेट्स। अब ये लोग एडजस्टमेंट में आप लोगों को बता रहे हैं कि भाई राइट ऑफ करो। राइट ऑफ करना मतलब प्रॉफिट लॉस में लेके जाके अमाउंट लिख देना। ठीक है ना, अब ये ₹1800 बैड डेट्स के तौर पे जो राइट ऑफ करना है उसका इफेक्ट हम लोग कैसे देंगे, हम लोगों को डेटस से इसका वैल्यू कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि कभी भी बैड डेट्स होता है तो वो डेटस के कारण होता है। कोई डेटर ऐसा होता है जिसका पैसा नहीं आ रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ₹1800 का जो बैड डेट्स का अमाउंट हुआ है वो आप उसका इफेक्ट दो। तो हम लोग क्या करेंगे, ₹1800 बैड डेट्स का डेटस में से माइनस कर देंगे और इसको जो बैड डेट्स का वर्किंग हम लोगों ने बनाया है ना स्टूडेंट, उसके अंदर यहाँ पर न्यू बैड डेट्स में शो कर देंगे ₹1800। ठीक है, तो इसका इफेक्ट जो है डेटस पे आने वाला है। तो डेटस के ऊपर मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ पर डेटस के ऊपर अगर हम लोग स्टार मार्क मार देते थे तो अच्छा रहता था। ठीक है ना, या फिर डॉट मार देते तो अच्छा रहता था। तो एक तो मैंने ये डॉट बना दिया है, ये किस चीज़ का है, बिल रिसिबल डिसऑनर्ड का।
ठीक है। और एक और मैं यहाँ पर बना देता हूँ बैड डेट्स का साइड में, ठीक है। ये दो डॉट दो एडजस्टमेंट के लिए है, एक तो डिसऑनर्ड बिल है उसके लिए और दूसरा बैड डेट्स के लिए है। अब आगे ये लोग बोल रहे हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट के अंदर के मेंटेन करो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। अब आपको एक न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स भी क्रिएट करना है स्टूडेंट डेटस के ऊपर, तो इसके लिए एक और स्टार मार्क लग जाएगा। तो यहाँ पर डेटस के ऊपर आप लोग देख सकते हो 3 स्टार मार्क लग गए हैं, ठीक है। पहला ही सम है स्टूडेंट और बहुत सारे एडजस्टमेंट्स इन लोगों ने डाल दिए हैं। हम लोगों ने डेटस के ऊपर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एडजस्टमेंट्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। डेटस के ऊपर तीसरा स्टार मार्क लगा है, वो है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स हम लोग जो डेटस का बैलेंस बच जाते हैं उसके ऊपर करते हैं, ठीक है। जो डेटस का बैलेंस बच जाता है उसके ऊपर हम लोग एक रिजर्व करते हैं कि शायद जो डेटास है उनके ऊपर हम लोगों को ₹5 का 5% का बैड डेट्स अभी भी आगे हो सकता है, इसका रिजर्व हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका दो इफेक्ट क्या आएगा, डेटस में से वैल्यू रिड्यूस होएगा आरडीडी का और उसको बैड डेट्स के वर्किंग में न्यू आरडीडी के तौर पे यहाँ पर बताया जाएगा न्यू आरडीडी में, ठीक है। 5% हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग इधर लिख देंगे, ठीक है, डेटस से माइनस करके। तो 3 स्टार मार्क हो गए हैं अभी तक फिफ्थ एडजस्टमेंट तक। लास्ट एडजस्टमेंट जो है उसमें बोला जा रहा है गुड्स ऑफ ₹6,000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड। तो गुड्स जब भी बेचे जाते हैं तो उसका एंट्री क्या आता है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स आता है स्टूडेंट, ठीक है ना। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स आता है, यहाँ पर ये क्रेडिट सेल्स है तो यहाँ पर आपको डेटर पे एक और स्टार मार्क देना पड़ेगा, तो डेटर्स पे टोटल 4 स्टार मार्क हो गए, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों को सेल्स के ऊपर भी एक स्टार मार्क देना है। सेल्स हम लोग कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न के तौर पे हम लोग सेल्स लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों को यहाँ पर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और माइनस ये और सॉरी ऐड करना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पर सेल्स का अमाउंट, ठीक है ना। अनरिकॉर्डेड सेल्स है उससे हमारा सेल्स बढ़ना चाहिए तो ये अमाउंट ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सारे 6 एडजस्टमेंट्स के स्टार मार्क्स दे दिए हैं, ठीक है। अब जितने भी जो हिडन एडजस्टमेंट्स और जो एडजस्टमेंट्स आ रहे हैं उसके जो लेजर्स को हम लोगों ने मार्किंग किया है, तो ये मार्किंग कैसे लिखा जाएगा, जैसे बिल रिसिबल लिखा है यहाँ पर एक हाईलाइट हुआ है, तो बिल रिसिबल के ऊपर एडजस्टमेंट है और एक ही एडजस्टमेंट है, ठीक है ना, इसलिए ये सिर्फ हाईलाइटेड है, ठीक है। तो ये बिल रिसिबल को हम लोगों को यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर बिल रिसिबल लिखना है और उसके नीचे एक लाइन छोड़नी है। जितने स्टार मार्क होते हैं ना स्टूडेंट उसके हिसाब से लाइन छोड़ी जाती है। मैंने आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में भी बताया था कि और अगर एक स्टार मार्क है तो एक लाइन छोड़ी जाएगी, 2 स्टार मार्क है तो 3 लाइन छोड़ी जाएगी, 3 स्टार मार्क है तो 5 लाइन छोड़ी जाएगी और 4 स्टार मार्क है तो 7 लाइन छोड़ी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक स्टार मार्क है तो एक लाइन छोड़ना है लेजर के नीचे ताकि वो वर्किंग अच्छे से दिखे, नीट दिखे, ठीक है ना, गंदगी नहीं दिखे वहाँ पर, ठीक है। तो एक स्टार मार्क है तो एक लाइन, 2 स्टार मार्क है तो 3 हो जाएगा, 3 है तो 5 और 4 है तो 7। तो यहाँ पर हम लोगों को सन्ड्री डेटर्स के नीचे टोटल 7 लाइन छोड़नी पड़ेगी स्टूडेंट, ठीक है। मशीनरी के नीचे मशीनरी के ऊपर एक ही स्टार मार्क है, हाईलाइटेड है तो इसके ऊपर मतलब एक ही स्टार मार्क है तो इसके नीचे एक ही लाइन छोड़नी पड़ेगी। बिल्डिंग के ऊपर एक ही हाईलाइटेड है तो एक ही स्टार मार्क है तो इसके नीचे भी एक लाइन छोड़नी पड़ेगी। 10% इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़नी पड़ेगी। एडवर्टाइजमेंट जो है वो हिडन एडजस्टमेंट है तो उसके ऊपर भी एक लाइन छोड़नी पड़ेगी। और ये जो सेल्स है इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है, सेल्स के ऊपर भी एक स्टार मार्क आ गया है, ठीक है ना, तो इसके नीचे भी एक लाइन छोड़नी पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है। अब सन्ड्री डेटर्स के ऊपर स्टूडेंट बहुत सारे स्टार मार्क लगे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग लाइन वाइज जो एडजस्टमेंट आ रहे हैं उनको लाइन वाइज सॉल्व करें या सबसे पहले एडजस्टमेंट कौन सा सॉल्व करना चाहिए डेटर्स के रिगार्डिंग। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले है ना, कभी भी और अगर अनरिकॉर्डेड सेल है तो सबसे पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स वाला एडजस्टमेंट का वर्किंग आप लोग किया करो, ठीक है, ताकि आपके डेटर्स जो सेल्स के बाद में जो डेटर्स टोटल दिखते हैं वो दिखने लग जाए। तो सबसे पहले हम लोग डेटर्स के ऊपर ये वाला एडजस्टमेंट करेंगे 6 वाला, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो है बिल रिसिबल जो डिसऑनर्ड हुआ है उसका एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये 3,000 रुपये का सेकेंड दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे पहले जो एडजस्टमेंट है डेटर्स पे वो पहले ये किया जाएगा, ठीक है। फिर बिल रिसिबल जो डिसऑनर्ड है वो कर देंगे। उसके बाद में थर्ड नंबर जो है वो है बैड डेट्स का, ठीक है। तो ये जो बैड डेट्स है उसको मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो आरडीडी है उसको मैं 4 लिख देता हूँ। तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे सन्ड्री डेटर्स का जो वर्किंग है वो ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड जो सेल्स है वो बताएंगे, फिर उसके बाद में बिल रिसिबल डिसऑनर्ड है उसका इफेक्ट बताएंगे, फिर बाद में बैड डेट्स का इफेक्ट बताएंगे, और फिर बाद में आरडीडी का। ऐसे हम लोग डेटस के ऊपर पूरा वर्किंग करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को देख लिया है स्टूडेंट। अब हम लोगों को सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन जो बनाएंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्राइजेज ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, लेकिन यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट को अलग से लिखा है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट को अलग से लिखा है कन्वीनियंसी के हिसाब से स्टूडेंट। ठीक है, हम लोग बोर्ड में भी जब करेंगे ये सब तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को एक पेज पे लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को एक पेज पे लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और फिर बैलेंस शीट। पार्टनर्स और फर्म के बीच का जो ट्रांजैक्शंस है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लोग यहाँ पर अलग से शो करेंगे। फिर जो क्लोजिंग बच जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंसेस का, वो हम लोग बैलेंस शीट में यहाँ पर लेके जाके लिख देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट सम सॉल्व करते वक्त शुरू किया जाता है स्टूडेंट। सबसे पहले लिखा जाता है कि ये जो अकाउंट्स है, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट है, वो किसकी बुक में बना रहे हो, तो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ फर्म भी लिख सकते हो, इन द बुक्स ऑफ फर्म, या फिर इन द बुक्स ऑफ दया और क्षमा। यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, इन द बुक्स ऑफ दया एंड क्षमा। फिर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 आपको लिखना है, कौन सी डेट का बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं 31 मार्च 2019 का। अब इसको फॉर द ईयर एंडेड क्यों बोला जाता है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लेजर्स दिख रहे हैं ना स्टूडेंट, आप लोग ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, सेल्स, या जो भी एक्सपेंसेस आएंगे, जैसे वेजेस है, फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, रॉयल्टीज़ है, ये सारे जो लेजर्स आएंगे स्टूडेंट, वो लेजर्स इस डेट पे यहाँ पर रह जाएंगे। अगला साल जब चालू होएगा तो 1 अप्रैल, नेक्स्ट ईयर जो चालू होएगा 1 अप्रैल पे, तो वहाँ पर आप नए ट्रांजैक्शंस उस पर्टिकुलर ईयर से रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। ठीक है, इसलिए इसको फॉर द ईयर एंडेड लिखा जाता है। लेफ्ट हैंड वाला साइड जो है वो डेबिट साइड होता है, तो यहाँ पर मैंने DR लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड वाला जो साइड होता है उसको क्रेडिट बोला जाता है, क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर मैंने CR लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने पहले से ही ओपनिंग स्टॉक लिख दिया है स्टूडेंट, परचेजेस लिख दिया है, लेस परचेज रिटर्न, बाय सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न, आप लोगों को ऐसे लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी वैसे ही बनाया जाता है फॉर द ईयर एंडेड, मतलब यहाँ पर जो भी खर्चे आते हैं, जो भी इनकम आती है वो यहाँ पर ही रह जाती है। अगले साल से एक्सपेंसेस जो भी चालू होते हैं उनको जीरो से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले बैड डेट्स का वर्किंग लिख दिया है। बैड डेट्स का वर्किंग, टू बैड डेट्स ऐड न्यू बैड डेट्स ऐड न्यू आरडीडी, एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड आरडी, ऐसे लिखा जाता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, और फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग अच्छे से देख लेना, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो। बैलेंस शीट यहाँ पर मैंने बना दिया है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट करके दोनों पार्टनर्स का नाम लिख दिया। यहाँ पर जो बैलेंसेस आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे पहले हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सम को, डेबिट साइड में जितने भी लेजर्स आ रहे हैं स्टूडेंट, पहले उन लोगों को लिख दिया जाएगा, फिर क्रेडिट साइड के बैलेंसेस को लिखा जाएगा, फिर एडजस्टमेंट को सॉल्व किया जाएगा। जब हम लोग ट्रायल बैलेंस के अंदर से डेबिट बैलेंसेस या क्रेडिट बैलेंसेस लिख रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि जो भी हिडन एडजस्टमेंट है यहाँ पर, उस हिडन एडजस्टमेंट को हम लोग जब उसके पास पहुँच रहे हैं तभी सॉल्व कर दें। ठीक है, हिडन एडजस्टमेंट को मैं कोशिश करता हूँ स्टूडेंट यहाँ पर अलग कलर से मार्किंग करने की। ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्रीन मार्क कर दिया है इनको। ठीक है, थोड़ा क्लियरली आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं एक काम करता हूँ कलर को चेंज कर देता हूँ, पिंक कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। अभी कलर के ऊपर कलर चढ़ रहा है इसीलिए शायद ये कलर सारे मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऐसे मार्क कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड के जो लेजर्स है पहले उनको लिखना शुरू करेंगे। डेबिट में जो सबसे पहले आ रहा है वो स्टॉक आ रहा है। स्टॉक कौन सी तारीख का है, 1 अप्रैल 2018, ये तारीख हम लोगों को बता रही है, ये ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, इसको कहाँ पे लिखा जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 65,000, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 65,000 आउटर कॉलम में। ठीक है, इसको मैंने आउटर कॉलम में लिखा है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी स्टार मार्क नहीं है, इसके ऊपर वर्किंग नहीं है। इसके बाद में क्या आ रहा है, बिल रिसिबल आ रहा है स्टूडेंट, तो बिल रिसिबल हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, एसेट में। अब ये एसेट जब है हम लोग लिख रहे हैं ना स्टूडेंट, तो हम लोग एसेट्स को डिवाइड कर लेते हैं। ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये फिक्स एसेट्स रखते हैं, फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रखते हैं, और फिर करंट एसेट्स शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये जो आ रहा है बिल रिसिबल, ये करंट एसेट का पार्ट है, तो यहाँ पर बिल रिसिबल को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनर कॉलम में। ठीक है, इनर कॉलम में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर स्टार मार्क है। बिल रिसिबल का जो अमाउंट है वो स्टूडेंट 28,000 का है, तो 28,000 मैंने यहाँ पर लिखा और इसको मैंने इनर कॉलम में डाल दिया। ठीक है,
यहाँ पर मैं एक लाइन मार देता हूँ नीचे, ताकि हम लोगों को पता रहे कि इसके ऊपर वर्किंग है। देखो स्टूडेंट, ऐसे मैंने लाइन मार दी तो अभी मुझे पता रहेगा कि इसके ऊपर वर्किंग है। मैं कोई भी लेजर यहाँ पर नीचे नहीं लिखूंगा, ठीक है। 28,000 का बिल रिसिबल है। उसके बाद में क्या है, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा गया है, ठीक है ना। वेजेस एंड सैलरी दोनों साथ में इकट्ठा है, लेकिन जब ऐसे इकट्ठा दिया हुआ होता है तो आप लोगों को आगे वाला लेजर देखना है कौन से बिलोंग करता है। आगे वाला जो लेजर है वो ट्रेडिंग से बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग ये 9,000 रुपीज़ ट्रेडिंग में लिख देंगे। वेजेस एंड सैलरीज इकट्ठा ट्रेडिंग अकाउंट पे पास आ जाते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 वेजेस एंड सैलरीज, आउटर कॉलम में आएगा 9,000 रुपीज़, ठीक है। फिर सन्ड्री डेटर्स आ गया। सन्ड्री डेटर्स आता है करंट एसेट वाला पार्ट। अब सन्ड्री डेटर के ऊपर 4 स्टार मार्क है, तो 4 स्टार मार्क के हिसाब से हम लोगों को इसके नीचे 7 लाइन छोड़नी पड़ेगी स्टूडेंट, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स 1,32,500। मैं यहाँ लिख देता हूँ सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। कितना अमाउंट है, 1,32,500, 1,32,500। अब इसके नीचे सात इसके ऊपर 4 स्टार मार्क है, तो हम लोग को 7 लाइन छोड़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं ये 1 लाइन छोड़ देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 लाइन छोड़ के एक और लाइन मार देता हूँ, फिर 2 लाइन छोड़ के एक और लाइन मार देता हूँ, 5 हो गई। और फिर 2 लाइन छोड़ के एक और लाइन मार देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गई टोटल 7 लाइन सन्ड्री डेटर्स के लिए, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ स्टूडेंट ये एक्सेल, ठीक है। तो यहाँ पर बिल रिसिबल के बाद में सन्ड्री डेटर्स मैंने लिख दिया है। सन्ड्री डेटर्स के नीचे आपको दिख रही है कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे 7 लाइन छोड़नी है। एक स्टार मार्क के लिए 1 लाइन छोड़ी जाती है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। 2 स्टार मार्क के लिए 3 लाइन, 3 स्टार मार्क के लिए 5 लाइन और 4 स्टार मार्क के लिए 7 लाइन छोड़ी जाती है, ताकि आप अच्छे से बता सकें, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स के बाद में क्या है, बैड डेट्स। ये बैड डेट्स कौन सा है, ओल्ड बैड डेट्स है। कहाँ पर आएगा बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा 1,000 रुपीज़। ओल्ड बैड डेट्स में लिख देना। यहाँ पे मैंने वर्किंग बनाया हुआ है, 1,000 रुपीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब परचेजेस है 1,48,000 का, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देते हैं परचेजेस 1,48,000 का इनर कॉलम में। 1,48,000 का इनर कॉलम में क्यों लिखा है, इसके ऊपर तो स्टार मार्क नहीं है। हम लोग परचेजेस और सेल्स को नेट परचेज और नेट सेल्स बताते हैं। तो परचेज को नेट परचेज बताने के लिए क्या वर्किंग होता है, परचेज में से जितना भी रिटर्न हुआ है परचेज रिटर्न माइनस कर दो। तो ये वर्किंग के हिसाब से मैंने इसको 1,48,000 को इनर कॉलम में लिखा है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद में है मोटर कार 68,000, जिसके ऊपर कोई स्टार मार्क नहीं है, ये फिक्स एसेट्स है, तो एसेट साइड में लिख देते हैं मोटर कार 68,000। आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ मैं, देख लो स्टूडेंट, ठीक है 68,000। इसके बाद में मोटर कार के बाद में क्या है, मशीनरी 1,14,800। स्टार मार्क है, हाईलाइट किया हुआ है, एक स्टार मार्क है, कोई और साइड में मैंने स्टार मार्क्स नहीं दिए, इसका मतलब ये एक ही स्टार मार्क है। मशीनरी 1,14,800, क्या है ये, मशीनरी। इसको मैंने इनर कॉलम में लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। इसके नीचे एक लाइन मार देता हूँ ताकि हम लोगों को याद रहे कि इसके ऊपर वर्किंग है और हम लोग कोई भी लेजर ना लिखें, ठीक है। तो 1,14,800 मैंने यहाँ पे लिख दिया मशीनरी। फिर इसके बाद में ऑडिट फीस है, ऑडिट फीस आता है प्रॉफिट लॉस में, इसके ऊपर कोई स्टार मार्क नहीं है, तो ये प्रॉफिट लॉस में इनर कॉलम में जाएगा। ऑडिट फीस 1,200, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऑडिट फीस। तो ऑडिट फीस 1,200। इसके बाद में सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न 2,000 रुपीज़ का है। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा, यहाँ पर सेल्स रिटर्न 2,000 इनर कॉलम में मैंने लिख दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है डिस्काउंट। अभी ये जो डिस्काउंट है वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के भी डेबिट साइड में है। ये डिस्काउंट हम लोगों ने डेटर्स को दिया है, तो ये हमारा लॉस है, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में शो किया जाएगा। डिस्काउंट 2,300 है, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में मैं लिख देता हूँ टू डिस्काउंट। आउटर कॉलम में नो स्टार मार्क, तो 2,300 मैंने इनर कॉलम में लिख दिया। इसके बाद में बिल्डिंग है, एक फिक्स एसेट है, इसके ऊपर एक स्टार मार्क है, हाईलाइटेड है,
ठीक है, इसको 75,000 को इनर कॉलम में लिख देता हूँ, बिल्डिंग को बिल्डिंग 75,000 इनर कॉलम में लिखा है। इसको नीचे एक लाइन मार देता हूँ ताकि हम लोगों को याद रहे कि इसके ऊपर एक स्टार मार्क है, वर्किंग है। कैश एट बैंक, अभी ये करंट एसेट होता है, ठीक है ना। कैश एट बैंक कितना है, 12,000 का है, तो इसको मैं एसेट में लिख देता हूँ, कैश एट बैंक 12,000 कैश एट बैंक। फिर उसके बाद में 10% इन्वेस्टमेंट, देखो इसको मैंने अलग से हाईलाइट किया है, पिंक हाईलाइटेड है, मतलब ये एक हिडन एडजस्टमेंट है स्टूडेंट। हिडन एडजस्टमेंट कैसे है, इसके नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये पता है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है तो इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए था हम लोगों को, ठीक है। हम लोगों ने देखा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में कुछ भी इंटरेस्ट जैसा अमाउंट बताया है क्या, नहीं बताया है। इनकम आपकी ड्यू हो गई है, एक्रू हो गई है, लेकिन मिली नहीं है, फिर भी आप लोगों को ये बतानी चाहिए प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में और एज अ रिसीवेबल एसेट साइड में। तो मैं क्या करूँगा, इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है 20,000 रुपीज़ का, उसके ऊपर 10% पहले कैलकुलेट करूँगा। 20,000 का 10% निकालना बहुत आसान है स्टूडेंट, एक जीरो हटा दो 20,000 में से तो 2,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। इसमें से कुछ भी अमाउंट आपने रिसीव नहीं किए फिर भी आपको शो करना पड़ेगा। तो ये 2,000 रुपीज़ जो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया, इसको कैसे शो करोगे, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में शो करोगे, क्योंकि आपकी इनकम है, नहीं रिसीव हुई है, ड्यू है, फिर भी आपको दिखाना पड़ेगा। और साथ में क्योंकि ये रिसीवेबल है तो इसको एसेट में भी दिखाना पड़ेगा। इनकम रिसीवेबल हम लोग एसेट साइड में भी दिखाते हैं, तो एसेट साइड में कहाँ दिखाएंगे, 10% इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम में लिखोगे आप लोग 20,000 रुपीज़ और उसके नीचे ऐड कर दोगे, ठीक है। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, पहले तो सबसे पहले हम लोग ये 10% इन्वेस्टमेंट 20,000 इसको लिख लेते हैं एसेट साइड में। यहाँ पर स्पेस है हमारे पास, 10% इन्वेस्टमेंट 20,000 इनर कॉलम में लिखा है हिडन एडजस्टमेंट होने के कारण। अब इसको मैं लिख देता हूँ ऐड इंटरेस्ट एक्रूड लिख देता हूँ, एक्रूड, एक्रूड मतलब जनरेट हो गई है, मिलना बाकी है। 20,000 का 10% पूरे साल का कितना है, 2,000 रुपीज़, तो 2,000 यहाँ पर लिखा और ये ऐड हो जाएगा तो ये हो गया 22,000, 20,000 प्लस 22,000 इज़ द इंटरेस्ट अमाउंट। तो इसको मैंने ऐड किया तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया अब आपका 22,000 का, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट है रिसीव होना बाकी था तो आपने इसको एसेट में बताया, एक आपको इफेक्ट एक और दिखाना पड़ेगा, वो है प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में, ठीक है। यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट है ड्यू इंटरेस्ट का, 2,000 रुपीज़, और आपकी इनकम पूरे साल की इतनी है 2,000 रुपीज़ को आप लोगों को उसको प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में शो करना पड़ेगा। तो हिडन एडजस्टमेंट को देखो स्टूडेंट हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे ही हम लोग उस लेजर के पास पहुंचते हैं वैसे ही इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, ताकि कभी हम लोग अगर भूल जाए तो ये आपका सम इनकम्प्लीट ना रह जाए, ठीक है, और उसमें टैली होने में भी फिर परेशानी हो जाएगी। तो हम लोग हिडन एडजस्टमेंट को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब 10% इन्वेस्टमेंट के बाद में एक और हिडन एडजस्टमेंट आ गया, एडवर्टाइजमेंट का आ गया स्टूडेंट। एडवर्टाइजमेंट बोल रहे हैं 9 मंथ्स का पेड है 4,500 रुपीज़, और हम लोगों को पूरा जो खर्चा है वो पूरे साल का बताना पड़ता है, ठीक है। तो आपको 3 महीने का और पे करना बाकी है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। 3 महीने का जो पे करना बाकी है उसका अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है, उसका अमाउंट आपको खर्चे में ऐड करना है ताकि आप पूरे 12 महीने का खर्चा बता सकें, और फिर जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग वाला है उसको एज अ लाइबिलिटी भी शो करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी खर्चा आपका पे करना बाकी रहता है तो वो आपकी लाइबिलिटी भी होती है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले हम लोग एडवर्टाइजमेंट को प्रॉफिट लॉस में लिख देते हैं, टू एडवर्टाइजमेंट इनर कॉलम में लिखूंगा मैं क्योंकि इसके ऊपर स्टार मार्क है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट 4,500 रुपीज़, ये कितने महीने का है, 9 महीने का है। तो पहले मैं इसको 44,500 4,500 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 9 से, तो मुझे एक महीने का मिल जाएगा, एक महीने का 500 रुपया है। अब 3 महीने का और पे करना बाकी है तो 3 महीने का इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग 3 महीने का पे करना बाकी है। एक महीने का 500 आया स्टूडेंट, ठीक है, तो 3 महीने का 1,500 आएगा, ठीक है, ये 1,500 इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल 12 महीनों का एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है वो बन जाता है 6,000 रुपये का यहाँ पर, ठीक है। ये आपने बता दिया, आपने एक पर्पस जो है मोटिव जो है पूरा फुलफिल कर लिया है कि पूरे साल का खर्चा बताना, चाहे पे हुआ है या नहीं हुआ है। एडवर्टाइजमेंट का हम लोगों ने देखा 9 महीने का पे हुआ है,
फिर उसमें 3 महीने का और पे करना बाकी है, तो 3 महीने का कैलकुलेट किया 1500 रुपया। 3 महीने का कैसे कैलकुलेट किया जाएगा भाई, 4500 रुपीज़ 9 महीने का है, ठीक है। तो हम लोग 1 महीने का कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4500 को आप डिवाइड करो 9 से, तो आपको 1 महीने का मिल जाएगा। 4500 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो 500 रुपया आ गया 1 महीने का। कितने महीने का पे करना बाकी है, 3 महीने का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 500 को, तो 3 महीने का 1500 रुपया आता है, ठीक है। 1500 रुपये को यहाँ पर ऐड कर दिया, ये टोटल खर्चा एडवर्टाइजमेंट का ऐसे बता दिया। अब इसमें जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 3 महीने का, उसको आपको एक और जगह पर बताना पड़ेगा, वो है बैलेंस शीट। तो आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट कितना है, 1500 रुपया सिर्फ है, तो वही आपकी लाइबिलिटी बनेगी यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है लेजर, वो रॉयल्टीज़ है। रॉयल्टीज़ आता है ट्रेडिंग में, खर्चा है, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। रॉयल्टीज़ 3000 रुपीज़ हम लोग ट्रेडिंग में लिख देते हैं। टू रॉयल्टीज़ 3000 रुपीज़, ठीक है। अब हम लोग ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आ जाते हैं। जनरल रिजर्व यहाँ पर इन लोगों ने बताया है, तो जनरल रिजर्व 14,500 को एज इट इज़ लाइबिलिटी में हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व 14,500। अब ये 14,500 रुपीज़ जनरल रिजर्व क्या होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है ना। ये इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट है जो पार्टनर्स ने नहीं लिया था फर्म से, पार्टनर्स ने ये फर्म के अंदर ही छोड़ दिया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अनसर्टेनिटी आ जाती है, उसके लिए फर्म को ये पैसा चाहिए रहता है। तो ये लोग कभी भी पूरा प्रॉफिट जो कमाते हैं ना, वो पूरा का पूरा बांट नहीं लेते, उसमें से कुछ अमाउंट है वो फर्म के अंदर ही ऐसे छोड़ देते हैं। तो ये जनरल रिजर्व जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ठीक है, जो कि फर्म्स के पास अभी भी पड़ा है पार्टनर्स का। तो ये फर्म के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि ये फर्म का पैसा नहीं है, ये फर्म को एक ना एक दिन पार्टनर्स को वापस से देना है, इसीलिए ये लोग इसको लाइबिलिटी की साइड में शो करते हैं। फर्म अपनी बुक्स में लाइबिलिटी के तौर पे इसको जनरल रिजर्व को बताता है, बिकॉज दिस अमाउंट बिलोंग्स टू द पार्टनर्स, ठीक है। जनरल रिजर्व के बाद में है कैपिटल। कैपिटल हम लोग डायरेक्टली बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल में वर्किंग आने वाली है। पार्टनर्स और फर्म के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए वो हम लोग सेपरेटली कैपिटल अकाउंट में बता रहे हैं। यहाँ पर दोनों पार्टनर्स का जो कैपिटल का बैलेंसेस है वो है 1,60,000 और 1,20,000। तो ये मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखूँगा, क्रेडिट साइड में जाएगा 1,60,000 और 1,20,000, ठीक है। यही अमाउंट है 1,60,000 और 1,20,000। दया और क्षमा का मैंने ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड से निकाल के इसको प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख दिया, ठीक है। क्रेडिट का बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। अब क्रेडिटर्स मैंने लिखा लाइबिलिटी 98,000 की क्रेडिटर्स लिख देते हैं बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स 98,000 की, कोई स्टॉक नहीं है तो इसको आउटर कॉलम में लिख दिया जाएगा। अब आरडीडी है, आरडीडी ये ओल्ड आरडीडी है। ओल्ड आरडीडी कैसे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में आया है तो बैड डेट्स के वर्किंग में इसको लेस करने वाले फिगर में लिखते हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के अंदर ये रहा लेस करने वाला फिगर 1800, यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। एक ही इफेक्ट आएगा। सेल्स है 2,85,500, ट्रेडिंग में 2,85,500, 2,85,500, ठीक है। अब है आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस यूजुअली हम लोग देखते हैं कि एडजस्टमेंट में आता है, लेकिन और अगर ये ट्रायल बैलेंस में आएगा तो इसका एक ही इफेक्ट आएगा। एडजस्टमेंट में आता है तो 2 इफेक्ट आता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है तो एक ही इफेक्ट आता है। डायरेक्टली लाइबिलिटी में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 700 रुपया। लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेस 700 रुपया, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस के बाद में क्या है, परचेज रिटर्न है 4,000 रुपये का, तो ये परचेजेस में लिख देंगे। परचेज रिटर्न 4,000 रुपये का, ये लेस होएगा परचेजेस में से, ठीक है। इसके बाद में क्या है भाई, यहाँ पर डिस्काउंट। डिस्काउंट ये जो है आपका गेन है, आप लोगों को मिला है, आप लोगों को आपके क्रेडिटर्स से मिला है, तो ये प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में शो कर दिया जाएगा 1,800 रुपया डिस्काउंट। बाय डिस्काउंट। यहाँ पर स्टूडेंट हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस के जितने भी लेजर्स थे उन सब की पोस्टिंग कर दी है, ठीक है। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। पहला जो एडजस्टमेंट है वो है क्लोजिंग स्टॉक का। इसके 2 इफेक्ट आएंगे, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय
क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, कितना अमाउंट है 40,000। अब स्टूडेंट मैंने यहाँ पर सेल्स के एकदम नीचे चिपका के नहीं लिखा है क्योंकि सेल्स के नीचे मैंने 2 लाइन और छोड़ी है। हम लोगों को पता है एक एडजस्टमेंट है सेल्स के ऊपर, ठीक है, वो अनरिकॉर्डेड सेल्स वाला, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लाइन छोड़ी है और फिर बाद में यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को लिखा है। क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट मैंने यहाँ पर दे दिया 40,000 का। इसका एक और इफेक्ट आएगा, वो कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का मैं यहाँ पर बता देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, सेकंड एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन है। बिल्डिंग और मशीनरी दो एसेट्स को डेप्रिशिएट करना है। बिल्डिंग का परसेंट है 5 और मशीनरी का 3%। तो एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में जाते हैं, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 5%, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 5% है, हाँ मशीनरी का 3% है। इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ और इसमें परसेंटेज चेंज कर देता हूँ, ये 3% कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो दोनों एसेट्स हैं इनको आपको डेप्रिशिएट करना है और इन दोनों का वैल्यू साथ में आप लोगों को प्रॉफिट लॉस में दिखाना है। तो सबसे पहले मैं बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर देता हूँ। बिल्डिंग का अमाउंट है 75,000 का, ठीक है ना। इसका 5% कितना आता है स्टूडेंट, 3750, ठीक है, 3750। इसको 75,000 में से 3750 मुझे माइनस करना है। तो 75,000 माइनस 3750 जब मैंने कर दिया तो एसेट मेरा आफ्टर डेप्रिशिएशन बच गया 71,250 का, ठीक है। 71,250 का मेरा एसेट बच गया। अब मुझे क्या करना है, इसका दूसरा इफेक्ट बताना है, लेकिन पहले मैं क्या करूँगा, मशीनरी का भी डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर देता हूँ। 1,14,800 का इसका है 3%, जो कि आता है 3,444, 3,444। ये इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बच जाता है, 1,11,356। ये तो हमारे एसेट की वैल्यू बच गई है स्टूडेंट आफ्टर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें इन दोनों का जो डेप्रिसिएशन हुआ है उसका एक और इफेक्ट बताना है, कहाँ पर, इधर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, ठीक, डेबिट साइड में, ठीक है ना, एज अ लॉस। मैं पहले इसको थोड़ा सा, हाँ लेटेस्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ नंबर्स को, ठीक है। अब ये जो दो डेप्रिसिएशन हुआ है मशीनरी और बिल्डिंग का, मैं इसको प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में इनका सेकेंड इफेक्ट शो कर देता हूँ, ठीक है। कैसे शो करूँगा, सबसे पहले मैं एक हेडिंग बनाता हूँ, टू डेप्रिशिएशन ऑन, ठीक है। और फिर मैं इसमें लिख देता हूँ बिल्डिंग, ठीक है, और फिर नीचे लिख देता हूँ मशीनरी, ठीक है। बिल्डिंग और मशीनरी मैंने लिख दिया। अब इन दोनों का अमाउंट लिख देता हूँ। बिल्डिंग का जो अमाउंट आया था डेप्रिसिएशन का वो था 3750, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3750, ठीक है। और मशीनरी का जो आया था वो कितना आया था स्टूडेंट, मशीनरी का था 3444, ठीक है। तो 3444 अब इन दोनों को इकट्ठा करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 3750 प्लस 3444 आता है 7194। इन दोनों का ऐसे डेप्रिसिएशन मैंने इकट्ठा बता दिया स्टूडेंट, ठीक है। मैंने अलग अलग से नहीं लिखा यहाँ पर, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ऐसे नहीं लिखा, बल्कि मैंने एक हेडिंग बना लिया और उसमें दोनों के अमाउंट्स को लिखकर मैंने ऐसे शो कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है डेप्रिसिएशन के बाद में, बिल रिसिबल इंक्लूड्स डिसऑनर्ड बिल। तो मैंने क्या बताया था, डेटर्स के ऊपर हम लोग जो वर्किंग करेंगे स्टूडेंट वो नंबर वाइज करेंगे। सबसे पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स है वो दिखा दो, फिर कोई बिल रिसिबल और अगर डिसऑनर्ड हुआ है तो वो बता दो, फिर बैड डेट्स, फिर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है ना, और फिर बाद में रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और अगर कभी आएगा फ्यूचर में, इस सब में तो नहीं है लेकिन और अगर कभी आया है तो वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, थर्ड एडजस्टमेंट को एक बार स्किप करता हूँ, फर्स्ट एडजस्टमेंट कर लेता हूँ डेटर्स के ऊपर। अनरिकॉर्डेड सेल्स का बोल रहे हैं, गुड्स ऑफ ₹6,000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड। एक सेल किया था लेकिन आपने एंट्री नहीं किया, तो सेल नहीं किया उसके कारण आपका सेल का जो फिगर है वो कम दिख रहा है और डेटर्स भी कम दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको इनको एक्चुअल जो है वो बताना है। तो एक्चुअल बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 6,000 रुपया डेटर्स में और सेल्स में दोनों में ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इसका इफेक्ट बता देता हूँ स्टूडेंट। मैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट में बता देता हूँ, यहाँ पर पहले इसको माइनस कर देता हूँ,
इसका वैल्यू में माइनस जो है सेल्स का, सेल्स रिटर्न जो हो रहा है वो माइनस करके पहले लिख देता हूँ, तो आता है 2,83,500, ठीक है ना। 2,85,500 में से 2,000 माइनस कर दिया तो 5,500 में से 2,000 माइनस किया तो 3,500 बच जाता है। अब इसमें क्या करना है मुझे, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स कितने का है, 6,000 रुपीज़ का है, तो 6,000 रुपीज़ यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। 6,000 रुपीज़ को यहाँ पर ऐड करके हम लोग लिख देंगे, कितना आता है 2,89,500, ठीक है। ये अमाउंट आता है सेल्स का, 2,83,500 का आफ्टर रिटर्न के बाद में ये सेल्स था, और इसमें एक अनरिकॉर्डेड सेल्स का और एंट्री डाल दिया, उसको ऐड कर दिया, तो ये 2,83,000 से हो गया 2,89,500। अब ये जो 6,000 रुपये है अनरिकॉर्डेड सेल्स का, इसको हम लोगों को डेटस पे भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर डेटस में सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, कितना है 6,000 रुपये का, ठीक है। ऐड होएगा तो ये 1,32,000 से हो जाएगा 1,38,500, ये मेरे डेटास हो गए, ठीक है। अब सेकेंड एडजस्टमेंट और डेटास पे कौन सा है, बिल रिसिबल इंक्लूड्स और डिसऑनर्ड बिल, तो बिल रिसिबल इंक्लूड्स में से क्या करना है, माइनस करना है, और डेटास में ऐड करना है, ठीक है, 3,000 रुपया। तो बिल रिसिबल में से मैं माइनस कर देता हूँ डिसऑनर्ड बिल, इसके अंदर एक डिसऑनर्ड बिल है जो कि ऑनर नहीं हुआ है, तो मैं माइनस कर देता हूँ 3,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो 28 में से 3 माइनस कर दिया तो 25,000 हो गया, ठीक है। और इसको डेटर्स में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये दो इफेक्ट आ गए बिल रिसिबल डिसऑनर्ड के, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, इसका थर्ड एडजस्टमेंट जो है वो है राइट ऑफ बैड डेट्स। मैंने अभी फोर्थ वाला एडजस्टमेंट नहीं किया स्टूडेंट, मेरे को याद है, मेरे दिमाग में, मैं इसको बाद में कर दूंगा। सबसे पहले डेटर्स के ऊपर जो वर्किंग चल रही है, मैं सारी डेटर्स के वर्किंग कर देता हूँ। डेटर्स के ऊपर नेक्स्ट वर्किंग जो आ रही है वो बैड डेट्स की आ रही है, बोल रहे 1,800 रुपये का बैड डेट्स हो गया है, तो इसका पहला इफेक्ट हम लोग को बताना पड़ेगा, पहला इफेक्ट हम लोगों को बताना पड़ेगा डेटर्स के ऊपर, ठीक है। पहले तो हम लोग इसका अमाउंट लिख देते हैं, कितना आएगा, इसको ऐड कर दिया तो 1,38,500 प्लस 3,000 रुपीज़ 1,41,400, ठीक है। इसमें से अब हम लोग लेस कर देते हैं बैड डेट्स, 1,800 रुपया है, 1,800 रुपया, ठीक है। इसमें से 1,800 रुपया और अगर माइनस कर दिया तो बच जाता है 1,39,700। बैड डेट्स डेटर्स की वैल्यू को रिड्यूस करता है, क्योंकि डेटर्स के अंदर कुछ ऐसे डेटर्स है जो कि अपना पैसा नहीं दे रहे हैं, उनसे पैसा वसूल नहीं किया जा रहा है, इसीलिए हम लोगों ने उसको बैड डेट्स दिखा दिया, ठीक है। बैड डेट्स दिखा दिया तो डेटर्स का वैल्यू कम हो गया, 1,800 रुपये का इन्होंने बोला है, तो मैंने 1,800 रुपया माइनस करके इनर कॉलम में लिख दिया। अब ये जो बैड डेट्स है इसका सेकंड इफेक्ट भी आएगा, क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आते हैं, तो ये 1,800 रुपया जो बैड डेट्स है वो मैं बैड डेट्स की वर्किंग में इधर दिखा देता हूँ, ठीक है। ऐड न्यू बैड डेट्स 1,800 रुपये, ठीक है। इसके बाद में क्या है, मेंटेन RDD 5% ऑन डेटर्स, बोल रहे हैं अब जो डेटर्स आपके बच गए उसके ऊपर एक 5% का रिजर्व भी कर दो, ठीक है। 5% का जो रिजर्व है वो आता है 6,985, तो ये जो डेटर्स है हमारे बच गए हैं 1,39,700 के, इसका 5% जब मैंने किया तो आता है 6,985, ठीक है। ये यहाँ से लेस कर देंगे, लेस RDD, ठीक है, और इसमें से माइनस कर देते हैं जो इसका वैल्यू है 1,39,700 में से 6,985 जो RDD का अमाउंट है वो माइनस कर दिया तो बच जाता है 132,715। ये अब आपके डेटा से जो अगले साल रियलाइज होंगे। तो हम लोगों को देखो स्टूडेंट, यहाँ पर पहले मैं इसका एक और इफेक्ट बता देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ डेटर्स की वर्किंग। ये RDD जो है 6,985 का, ये यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, न्यू RDD में 6,985, इसका बैड डेट्स का वर्किंग भी क्लोज कर देते हैं, ये तीनों अमाउंट को ऐड करके यहाँ पर नीचे लिख देते हैं और इसमें से डेटर्स माइनस RDD माइनस कर देते हैं, तो 1,000 रुपीज़ प्लस 1,800 प्लस 6,985, ये आ जाता है 9,785, 9,785। इसमें से हम लोगों को माइनस करना है
RDD तो आ जाता है 7985 ये हमारे बैड डेट्स हो गए टोटल। ठीक है स्टूडेंट, अब बैलेंस शीट के अंदर मैं आपको बता रहा था कि सन्ड्री डेटर्स का वर्किंग, तो सन्ड्री डेटर्स का यहाँ पर वर्किंग जो ट्रायल बैलेंस के हिसाब से आपका सन्ड्री डेटर्स था वो था 1,32,500 का। उसमें आपने अनरिकॉर्डेड सेल्स पहले ऐड कर दिया तो 138 हो गया। फिर इसमें से डिसऑनर्ड बिल माइनस कर दिया तो डिसऑनर्ड बिल ऐड कर दिया तो 1,41,000 हो गया। फिर बैड डेट्स माइनस कर दिया, फिर RDD माइनस कर दिया, तो आपका जो डेटर्स का अब जो वैल्यू है वो 1,32,715 आ गया है। ठीक है, अब एक और एडजस्टमेंट बचा है, वो एडजस्टमेंट कौन सा है? पार्टनर ने गुड्स विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसके दो इफेक्ट क्या आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी गुड्स मूविंग आउट ऑफ द बिजनेस है तो उसको आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करोगे। तो यहाँ पर मैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो कर देता हूँ बाय गुड्स विड्रॉन बाय दया, पार्टनर का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, कितने का ड्राइंग था? ड्राइंग था ये 1,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो 1,000 रुपीज़ का था ये ड्राइंग। अब दया ने लिया है, अब दया से पैसा तो लिया नहीं, उसने ड्राइंग किया था, तो क्या किया जाएगा? फर्म इसके कैपिटल को रिड्यूस कर देगा। ठीक है ना, तो 1,60,000 का जो ये है 1,000 रुपये का इसने सामान ले लिया, तो इसका 1,000 रुपीज़ माइनस कर देते हैं, तो इसका बैलेंस दिखना चाहिए 1,59,000 का। अब ये ड्राइंग का इफेक्ट कैसे दिखाया जाता है? एडलेस नहीं होता है, क्योंकि ये जो अकाउंट्स होता है वो डेबिट और क्रेडिट के फंडा के ऊपर चलता है, तो क्रेडिट बैलेंस को अगर हम लोग को कम करना है तो उसका एक इफेक्ट डेबिट में दिया जाएगा। ठीक है ना, फर्म से दया ने 1,000 रुपये का सामान ले लिया और फर्म को पैसा नहीं दिया, तो फर्म क्या करेगा? इसके कैपिटल को कम कर देगा। कम करने के लिए कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है तो उसका एक इफेक्ट डेबिट का देगा, तो इसका ऑटोमेटिकली बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिखाया जाएगा बाय DRAWINGS, इसके नीचे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ गुड्स विड्रॉन। ठीक है, ड्राइंग दो तरीके की होती है, एक होता है कैश और एक होता है गुड्स। तो यहाँ पर मैंने ये जो ड्राइंग है गुड्स विड्रॉन है, तो इसलिए मैंने इसके नीचे इन्फॉर्मेशन में लिख दिया है कि भाई गुड्स विड्रॉ किया है दया ने। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए। ठीक है, हम लोग फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। सारे लेजर्स लिख दिए, हिडन एडजस्टमेंट कर लिया। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के सारे लेजर्स और यहाँ पर एडजस्टमेंट भी हम लोगों ने सारे कर लिए। अब बात होती है अकाउंट्स को क्लोज करने की। एक एक करके अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एक मिनट में स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा एक्सेल में इन लोगों का ये इफ़ेक्ट दे देता हूँ। ये तो सही है, यहाँ पर मैं इसको भी कर देता हूँ, थोड़ा सा फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि अच्छे से विजिबल रहे ये आप लोगों के लिए। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी मैं कर देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में भी कर देता हूँ। एक्सेल पे काम करने का स्टूडेंट बहुत फ़ायदा है, और अगर आपको एक्सेल अच्छे से आ रहा है तो ठीक है। इसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस भी होता है, वो मैं एक बार फ़िलहाल मैंने एनेबल नहीं करके रखा है। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को अकाउंट्स क्लोज करना भी सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो इनर कॉलम है, देखो मैंने यहाँ पर एक बॉक्स नहीं बनाया स्टूडेंट, क्योंकि इनर कॉलम का टोटल्स नहीं किया जाता है। इनर कॉलम में जो भी वैल्यूज़ आते हैं, जो भी फिगर्स आते हैं, वो आप आउटर कॉलम में ले लेते हो। तो इनर कॉलम का यहाँ पर नीचे ग्रैंड टोटल नहीं किया जाता है, सिर्फ आउटर कॉलम का ग्रैंड टोटल किया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि कौन कौन से फिगर्स है जो इनर कॉलम में बच गए हैं। यहाँ पर परचेज़ का आपने बाहर आउटर कॉलम में फिगर नहीं लिया है। ठीक है ना, परचेज़ का जो परचेज़ है और परचेज़ रिटर्न है उसको माइनस करके आपको इसको बाहर लेना पड़ेगा। तो 1,48,000 में से 4,000 माइनस किया तो 1,44,000 आता है। बहुत आसान है स्टूडेंट, तो ये मैंने आउटर कॉलम में ले लिया है। सेल्स का जो अमाउंट है वो मैंने आउटर कॉलम में ले लिया है। प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में कोई भी वैल्यू इनर कॉलम में नहीं बची है, सारी आउटर कॉलम में। और प्रॉफिट लॉस के भी क्रेडिट साइड में कोई भी वैल्यू इनर कॉलम में नहीं है, सारी आउटर साइड में ही दिख रही है। ठीक है, पार्टनर्स में डेबिट और क्रेडिट साइड में कोई इनर कॉलम्स नहीं होता है। बैलेंस शीट का हम लोग देख लेते हैं। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में कोई भी वैल्यू नहीं इनर कॉलम में, और एसेट साइड में है तो हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है।
ये मशीनरी का मैंने ले लिया है, ये यहाँ पर बिल्डिंग का ले लिया है, इन्वेस्टमेंट का ले लिया है, डेटर्स का एक लंबा कैलकुलेशन करके डेटर्स का भी ले लिया है और रिसीवेबल का भी ले लिया है। तो कोई भी वैल्यू यहाँ पर इनर कॉलम में नहीं बची है। अब हम लोग सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट को जब आप लोग क्लोज करोगे ना स्टूडेंट, तो डेबिट और क्रेडिट से दो साइड आप लोगों को दिख रहे हैं, तो आप लोग दोनों साइड का टोटल देख लो कि कौन सा ज़्यादा है। अब यहाँ पर 2,89,000 प्लस 40,000, तो 2,90,000 इसको पकड़ लिया, 2,90,000 और ये आता है 40, तो 3,30,000 हो गया और फिर 3,31,000, तो क्रेडिट साइड का 3,31,000 हो रहा है समथिंग। और यहाँ पर ये मुझे 2,20,000 समथिंग दिख रहा है, 2,10,000 या 2,20,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका क्रेडिट साइड का टोटल लगा के पहले लिख देते हैं। 2,89,500 प्लस 40,000 प्लस 1,000, तो ये आता है 3,30,500। ठीक है, ये टोटल ज़्यादा है, तो यही हम लोग यहाँ पर डेबिट में भी डाल देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग सेपरेटली इसका टोटल पहले फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, 65,000 है, 65,000 प्लस 1,44,000 है, फिर 9,000 है, फिर 3,000 है। ठीक है, तो इनका टोटल हम लोग कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 65,000 प्लस 1,44,000 प्लस 9,000 प्लस 3,000, तो इसका जो टोटल आया स्टूडेंट वो आता है 2,21,000। ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड से कम ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी कितना कम है वो फाइंड आउट करेंगे। मतलब क्रेडिट साइड का है 3,30,500 और डेबिट का है 2,21,000, तो डेबिट साइड कितना कम है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ये 3,30,000 में से 2,21,000 माइनस कर दो, तो माइनस 3,30,500 माइनस किया तो ये 1,09,500 का शॉर्ट आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1,09,500। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है। अब ये बैलेंसिंग फिगर क्या है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। और अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है ना स्टूडेंट, तो ये जो बैलेंस आपको मिलेगा ये आपका प्रॉफिट होएगा। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल मतलब इनकम ज़्यादा और खर्चे कम, तो यहाँ पर जो इनकम ज़्यादा और खर्चे कम है तो यहाँ पर प्रॉफिट बच जाता है। तो ये अमाउंट के आगे मैं लिख देता हूँ कि ये ग्रॉस प्रॉफिट है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ये कहाँ पर लिया जा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। ठीक है, ये मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ले जाऊंगा, 1,09,500 का प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में लेके जाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऊपर एक लाइन छोड़ के रखी है, आप लोग भी एक लाइन छोड़ के रखा करो स्टूडेंट। डेबिट और क्रेडिट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कभी बनाओ तो एक लाइन ऊपर की छोड़ के रखा करो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितना अमाउंट था, 1,09,500, ये मैंने लिख दिया। अब हम लोगों को प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्लोज करते वक्त देखो कि कौन सा साइड ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर 7, 8,000, 9,000, 10, 11, 11, 17, 17, 24, तो 24,000 या 25,000 अप्रॉक्स आ रहा है। और यहाँ पर प्रॉफिट ही आ गया क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा। ठीक है ना, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आ गया तो क्रेडिट साइड के टोटल को ये ज़्यादा कर देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल लिख देते हैं, 1,09,500, ठीक है, प्लस 2,000 प्लस 1,800, 1,800 हो गया, तो ये आ जाता है 1,13,300। ठीक है, यही मैं डेबिट साइड में लिख देता हूँ, 1,13,300। और अब मैं डेबिट साइड का टोटल कम है तो कितना कम है वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। इसमें से ये फिगर्स माइनस कर देता हूँ, 1,13,300 में से मैं माइनस करते जाता हूँ, 7,985 माइनस 1,200 माइनस 2,300 माइनस 6,000 माइनस 7,194। तो ये चार खर्चे मैंने माइनस कर दिए तो मेरा प्रॉफिट बच जाता है 88,621 का। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट है ये नेट प्रॉफिट है स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लोगों को जो प्रॉफिट या लॉस मिलेगा वो नेट होएगा। तो ये प्रॉफिट मिला है। प्रॉफिट कैसे, क्रेडिट साइड अगेन ज़्यादा है, इनकम साइड ज़्यादा है और खर्चे कम है। इनकम ज़्यादा खर्चे कम, तो जो बच जाता है अमाउंट वो प्रॉफिट होता है, ये नेट प्रॉफिट है। अब ये नेट प्रॉफिट यहाँ पर क्या किया जाएगा स्टूडेंट, पार्टनर्स को बांटा जाएगा। तो यहाँ पर पार्टनर्स को बांटा जाएगा, तो कैसे बांटा जाएगा, पार्टनर्स का रेशियो क्या था, हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देखा था कि जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो इक्वल है, 1:1, मतलब आधा आधा ये लोग बांट लेंगे। तो ये जो 88,621 है इसको आधा आधा करने के लिए आप इसको डिवाइड कर लो 2 से। ठीक है, तो आता है 44,310.5 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट में नहीं रखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक पार्टनर को ज़्यादा दे देंगे 1 रुपया और एक पार्टनर को कम रखेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ,
44,310 इसको दे देता हूँ दया को, और 44,311 में दे देता हूँ शमा को। ठीक है, तो ये मैंने इनके इनर कॉलम में से लिख दिया है। एक अंडरलाइन मार देता हूँ यहाँ पर कि ये इन दोनों का टोटल जो है वो यहाँ पर बाहर आउटर कॉलम में आया है। इसके पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, अब ये किस किस को जाएगा, दया और शमा को जाएगा। तो एक अमाउंट के आगे मैं लिख देता हूँ दया और एक अमाउंट के आगे लिख देता हूँ शमा। ठीक है, अब ये जो पार्टनर्स का प्रॉफिट है ये पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में लेके जाओ, क्योंकि प्रॉफिट का बेनिफिट मिलता है तो पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पर इनके पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में ले जाता हूँ बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, कितना 44,310 और इसको 44,311। ठीक है, ऐसे मैंने इन लोगों को दे दिया। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर भी मैंने दया को 44,310 दिया था, तो यहाँ पर इसको 44,310 दे दिया और इसको 44,311। अब पार्टनर्स के अकाउंट को हम लोग को क्लोज करेंगे। पार्टनर्स का क्रेडिट साइड ज़्यादा है दोनों का, तो क्रेडिट का टोटल यहाँ पर लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका कितना आ रहा है 1,60,000 था। ठीक है, और इसमें 44,310 ऐड कर दिया तो आता है 2,04,310। ठीक है, ये ज़्यादा है तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेबिट साइड में 2,04,310। इसमें से 1,000 माइनस कर देते हैं, तो 1,000 माइनस करने के बाद में आता है 2,03,310। ठीक है, ये दया का बैलेंस बच गया। अब इसका क्लोज करते हैं, इसका 1,20,000 प्लस 44,000 तो रहता है 1,64,311। ठीक है, ये अमाउंट यहाँ पे भी लिख देते हैं 1,64,311। इसका तो डेबिट साइड में कोई टोटल ही नहीं है, मतलब यही बच जाएगा इसका 1,64,311। ये क्या है, पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ये कहाँ पे लेके जाया जाएगा, ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लेके जाया जाएगा। तो बैलेंस शीट में हम लोगों ने पहले से ही लिख के रखा है, दया का जो अमाउंट है वो है 2,03,310। ठीक है, और क्षमा का कितना है 1,64,311। 1,64,311 ये दोनों का टोटल अब यहाँ पर आउटर कॉलम में ले लो। ठीक है, तो ये आता है 367,621। ठीक है, ये पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस हम लोगों ने ले लिया। अब क्या करना है स्टूडेंट, हम लोगों को चेक करना है कि ये जो बैलेंस है ये बैलेंस और मतलब एसेट साइड का जो टोटल है आउटर कॉलम का और लायबिलिटी साइड का जो टोटल है वो दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टोटल लगा लेते हैं स्टूडेंट। पहले एसेट का टोटल लगा लेते हैं। ये है स्टूडेंट ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, जो सम हम लोगों ने सॉल्व किया है उसका ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, आप लोग पॉज करके वीडियो को देख लेना। ट्रेडिंग अकाउंट ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और ये है हमारा बैलेंस शीट।